गुल्लू की गंध मिलने के बाद सिद्धार्थ भागते हुए रंजना के घर पहुंच गया था। उसने रंजना के दादा के विरोध के बावजूद रंजना के घर में घुसकर एक एक कमरे की तलाशी ले ली थी, लेकिन उसे वहां गुल्लू के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा था। सिद्धार्थ की गट फीलिंग और गुल्लू की गंध अभी भी इशारा कर रही थी कि गुल्लू वहीं कहीं है। सिद्धार्थ रंजना के घर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहां बनी सीढ़ियों पर चली गई थी, और जब वो भागकर छत के ऊपर पहुंचा तो वो दंग हो गया था। वहां रवि ने रंजना और उसके भाई को जबरदस्ती बिठा रखा था और उसके हाथ में एक जूट का थैला था। सिद्धार्थ उस थैले को देखकर समझ गया था कि हो ना हो रवि ने गुल्लू को इसी में छुपा रखा है। ऊपर से रवि उसको देखकर भागने भी लगा था, लेकिन सिद्धार्थ ने गुरबचन की मदद से रवि को पकड़ लिया था। रवि को पकड़ने के बाद जब उसने उसके पास मौजूद थैले को देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उस थैले में गुल्लू नहीं था, बल्कि उस थैले में कपड़े भरे हुए थे। वो सारे कपड़े रंजना, रवि और रंजना के भाई के थे। गुल्लू कहाँ है? सिद्धार्थ ने रवि का गिरेबान पकड़ते हुए कहा। तब तक गुरबचन भी सिद्धार्थ के पास आ गया था और उसके साथ साथ गांव के जो अन्य लोग उनके पीछे दौड़ रहे थे वो भी वहीं आ गए थे। कौन गुल्लू? रवि ने कराहते हुए कहा। उसके सीने में गुरबचन ने जो मुक्का मारा था उसकी पीड़ा अभी भी रवि को महसूस हो रही थी। देखो रवि, ज्यादा नाटक ना करो, चुपचाप बता दो गुल्लू कहाँ है, वरना हमें तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने में समय नहीं लगेगा। रवि के अनभिज्ञता जताने पर गुरबचन ने उसे धमकी देते हुए कहा, तू बाहर के गांव से आकर मुझे मारने की धमकी देता है। अभी बताता हूं पुलिस को, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। रवि ने गुरबचन की ओर देखते हुए कहा और फिर अपना फोन निकालकर 100 नंबर डायल करने लगा था, लेकिन उससे पहले ही गुरबचन ने उसके कान के नीचे एक झापड़ रसीद कर दिया। चटाक की आवाज वहां सुनाई पड़ी और उसके बाद गुरबचन ने रवि के हाथों से फोन छीन लिया था। पुलिस तो नहीं, लेकिन अगर तुमने बताया नहीं कि गुल्लू कहाँ है तो तुम्हें एम्बुलेंस जरूर बुलानी पड़ेगी। सिद्धार्थ ने रवि को धमकी देते हुए कहा, लेकिन रवि बहुत अड़ियल स्वभाव का था। उसके अड़ियल स्वभाव की वजह से ही उसकी गांव में किसी के साथ नहीं बनती थी। देख रहे हो गांव वालों, अभिमन्यु मेरे खेतों पर कब्जा करने के लिए कैसे कैसे बाहरी लोगों को बुलवा कर मुझे पिटवाने की साजिश कर रहा है, और तुम सब लोग खड़े देख रहे हो। 2 लोग किसी दूसरे प्रदेश से आकर मुझे पीट कर चले जाएंगे तो फिर बिसलपुर की क्या इज्जत बचेगी? रवि ने गांव वालों की ओर देखते हुए कहा। वो गांव वालों की सिंपैथी गेन करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वहां खड़े लोगों ने रवि की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो सब रवि के बर्ताव से अच्छी तरीके से वाकिफ थे। जब रवि ने किसी को कोई एक्शन लेते नहीं देखा तो वो गुस्से से लाल हो गया था और फिर से अपनी बात दोहराने लगा था। शांत हो जाओ रवि, और ये लोग जो पूछ रहे हैं वो बता दो। तुम्हारी पोल खुल चुकी है, इसलिए अब ये सब नाटक करना बंद करो। बिसलपुर के ही एक आदमी ने रवि को समझाते हुए कहा। उसके इतना कहने के बाद रवि समझ गया था कि उसका साथ देने वाला वहां पर कोई नहीं है, इसलिए वो अड़ियल स्वभाव के विपरीत नरमी से पेश आते हुए बोला, सिद्धार्थ बेटा, मैं नहीं जानता कि गुल्लू कहाँ है। मेरा यकीन करो, तुम झूठ बोल रहे हो। सिद्धार्थ ने रवि को हड़काते हुए कहा, क्योंकि उसे इस बात का पूरा यकीन था कि हो न हो गुल्लू इसी के पास है। इधर गुल्लू को लेकर सिद्धार्थ और रवि में बहस चल रही थी, और दूसरी तरफ रिया और अमन बुद्धा मार्शल आर्ट्स के बाहर पहुंच चुके थे। रिया और अमन जिस गेट के बाहर खड़े हुए थे वो गेट उस गेट से बिल्कुल विपरीत था जिस गेट से सिद्धार्थ ने बुद्धा मार्शल आर्ट्स के अंदर एंट्री की थी। ये गेट किसी नॉर्मल स्कूल के गेट की तरह दिख रहा था। मतलब साफ था कि बुद्धा मार्शल आर्ट्स एकेडमी के 2 दांत थे, खाने के अलग और दिखाने के अलग। अमन कार से उतरकर वहां बने सिक्योरिटी चैम्बर की तरफ चला गया था। वहां जाकर उसने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा ऊँघ रहा है। अमन ने उसे आवाज देकर जगाया तो वो चौकन्ना हो गया था। कौन हो तुम और यहाँ किससे काम है? उस सिक्योरिटी गार्ड ने अमन से सवाल किया। उसकी हरकत और आवाज की टोन से साफ पता चल रहा था कि शायद इस गेट के थ्रू कोई काम नहीं होता। सारी गतिविधियां उसी दूसरे गेट से संचालित होती हैं। इसलिए वो गार्ड अमन को वहां देखकर चौंक गया था। मुझे बीरेन शर्मा से मिलना है, अमन ने जवाब दिया।
बीरेन शर्मा का नाम सुनकर सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे से हवाएं उड़ गई थी। वो झट से खड़ा हो गया और अपनी टोपी संभालकर हकलाते हुए बोला, बीरेन सर, उनसे क्या काम है आपको? उसकी हरकत से अमन ने भांप लिया था कि बीरेन शर्मा यहाँ का कोई ऊंचे ओहदे वाला व्यक्ति है। उनसे बोलो कि माथुर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सीईओ रिया माथुर उनसे मिलने आई हैं। अमन ने जवाब दिया और उस सिक्योरिटी गार्ड ने अमन से ज्यादा सवाल जवाब ना करते हुए सीधा अंदर फोन लगा दिया था। बीरेन सर से कोई मिलने आया है, इतना कहकर सिक्योरिटी गार्ड ने रिया और अमन के बारे में बता दिया था और फिर उधर से जवाब आने का वेट करने लगा था। कुछ देर बाद उधर से आवाज आई, वेटिंग एरिया में बैठने को कहो, बीरेन सर थोड़ी देर में मिलेंगे। इतना कहकर फोन करने वाले ने फोन काट दिया था। वो सिक्योरिटी गार्ड रिया और अमन को लेकर वेटिंग एरिया की ओर चला गया था। रिया और अमन वहीं बैठकर वेटिंग रूम की खूबसूरती को देखने लगे थे। रिया ने बहुत बड़े बड़े होटल्स और डिजाइनर रूम्स देखे थे, लेकिन उस वेटिंग रूम जितना खूबसूरत उसे कुछ भी नहीं लग रहा था। वो वहां के आर्किटेक्चर को देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थी। साथ ही साथ उसके दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि आखिर सिद्धार्थ का इस मार्शल आर्ट्स एकेडमी से क्या संबंध है। वो और अमन अभी वेटिंग रूम की खूबसूरती को निहार ही रहे थे कि तभी वहां पर बीरेन शर्मा ने प्रवेश किया। बीरेन को वहां आया देखकर रिया माथुर और अमन दोनों खड़े हो गए थे। जी कहिए, मैं ही बीरेन शर्मा हूं, बीरेन ने आते हुए रिया और अमन से कहा और फिर वहीं पड़ी एक बड़ी सी कुर्सी के ऊपर बैठ गए थे। नमस्ते बीरेन जी, मेरा नाम रिया माथुर। लेकिन इससे पहले रिया अपनी बात पूरी करती, बीरेन ने उसकी बात बीच में ही काट दी और बोले, रिया माथुर, जगत प्रसाद माथुर की इकलौती वारिस और माथुर ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ, आपको कौन नहीं जानता? आपने इस गरीब को कैसे याद किया, ये बताइए। बीरेन ने रिया की बटरिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चूंकि वो सिद्धार्थ के थ्रू पहले ही रिया माथुर के बारे में जान चुके थे और साथ ही साथ उन्हें सुकृति के थ्रू ये भी पता लग चुका था कि करणवीर और रिया दोनों मिलकर कोई प्रोजेक्ट साथ कर रहे हैं और उन्हें ये भी जानकारी थी कि सिद्धार्थ रिया माथुर के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सप्लाई करता था। जी, हम सिद्धार्थ के बारे में जानने के लिए आए हैं, रिया ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक बीरेन से कहा। कौन सिद्धार्थ? बीरेन ने अनजान बनते हुए सवाल किया और बीरेन का सवाल सुनकर रिया चौंक गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि शायद बीरेन को सिद्धार्थ के बारे में जानकारी होगी, लेकिन उन्होंने तो सिद्धार्थ के बारे में कोई जानकारी होने से सीधा मना कर दिया था। रिया ने फिर सिद्धार्थ की डिटेल्स देते हुए बीरेन का नंबर अमन के फोन में दिखाया तो बीरेन अपने दिमाग के ऊपर उंगली रखकर सोचने का नाटक करने लगा था। अच्छा, तो आप उस सिद्धार्थ की बात कर रही हैं जिसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर प्रेमिका के भाई और उसके साले करणवीर का कत्ल कर दिया था, बीरेन ने रिया से कहा। और बीरेन के मुंह से सिद्धार्थ के प्रति इतनी कड़वी बात सुनकर रिया का मुंह कसैला हो गया था। एक तो वो पहले ही सुकृति के नाम से चिढ़ती थी, ऊपर से बीरेन ने उसे सिद्धार्थ की प्रेमिका कहकर संबोधित कर दिया था। लेकिन रिया ने अपने गुस्से को रोक लिया और बोली, हाँ वही सिद्धार्थ, क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है? रिया की आवाज में थोड़ी सी सख्ती थी। नहीं, उस दिन के बाद वो मुझसे नहीं मिला। उस दिन भी वो इत्तेफाक से मुझे मिला था और उसने मुझसे मेरा फोन मांगा तो मैंने दे दिया था। मुझे क्या पता था कि ये कातिल हो सकता है। वो तो गनीमत थी कि कत्ल उसके 2 दिन बाद हुआ, वरना मैं भी फंस सकता था, बीरेन ने जवाब दिया। बीरेन का जवाब सुनकर अमन और रिया की उम्मीदों को झटका लग गया था। उसे लगा था कि बुद्धा मार्शल आर्ट्स आने पर उन्हें शायद सिद्धार्थ के बारे में कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। ठीक है बीरेन जी, अगर आपको सिद्धार्थ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा। इतना कहकर रिया खड़ी हो गई थी और वहां से जाने लगी थी। अमन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। तभी अमन की निगाह वेटिंग रूम के बाहर बने एक गार्डन की तरफ चली गई थी और वहां उसने जो देखा था उसने अमन के पैरों तले से जमीन खिसका दी थी। वहां पर उसे सिद्धार्थ की मां निर्मला बैठी हुई दिखाई दे रही थी। इधर अमन बुद्धा मार्शल आर्ट्स के गार्डन में निर्मला को देखकर हैरान हो रहा था। दूसरी तरफ आनंद विहार सोसाइटी के बाहर वो निशान रणवीर प्रताप समेत सारे लोगों को हैरान कर रहा था।
कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट हो गए थे। उन्हीं में से किसी ने पुलिस भी बुला ली थी और वो भी सीसीटीवी देखकर हैरान हो गई थी। आनंद विहार सोसाइटियों के निवासियों समेत पुलिस वालों की हैरानी तब और बढ़ गई थी जब उन्हें ये पता चला कि जो हरमन सिंह वहां पर आए थे वो भी एक रात पहले से अपने घर से गायब हैं। पुलिस वाले अब हरमन सिंह को खोजने के लिए परेशान हो रहे थे। जैसे पुलिस वाले हरमन सिंह को खोजने के लिए परेशान हो रहे थे, ठीक वैसे ही सिद्धार्थ गुल्लू को खोजने को लेकर परेशान हो रहा था। उसने हर तरह का जुगाड़ करके रवि से गुल्लू के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन रवि बार बार गुल्लू के बारे में कोई जानकारी ना होने की बात करके इनकार करता रहा। तो तुम मुझे देखकर भागे क्यों थे? सिद्धार्थ ने रवि से अगला सवाल किया और इस सवाल को सुनकर रवि सकपका गया था। तब तक रंजना, उसके दादाजी और उसका भाई भी वहां आ गए थे। रवि को सकपकाया देखकर सिद्धार्थ समझ गया था कि रवि उससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए उसने रवि के हाथों को पकड़ा और कसकर मरोड़ दिया था। हाथ मरोड़े जाने के बाद रवि दर्द के मारे किकिया उठा था। अब सच बता दो रवि, वरना ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे, रवि के पिता ने रवि को समझाते हुए कहा। लेकिन रवि ने फिर कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप बैठा रहा। रवि को खामोश देखकर सिद्धार्थ का पारा गर्म हो गया था। उसने वहां मौजूद एक आदमी के हाथ से लाठी ले ली थी और रवि के ऊपर तान दिया था, लेकिन अभिमन्यु ने सिद्धार्थ के हाथों से लाठी छीन ली थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर सिद्धार्थ ने एक भी हाथ रवि के ऊपर जड़ा तो ये मर जाएगा। और फिर रवि की ओर देखते हुए बोला, अब सच बता दो रवि, वरना दुर्लभ जाति के पांडा को बेचने के जुर्म में तुम जीवन भर जेल में सड़ोगे। अभिमन्यु की धमकी रवि के ऊपर असर कर गई थी। अभी तक जो रवि चुपचाप बैठा हुआ था, उसने मुंह खोल दिया था। हाँ, मैंने ही चुराया था गुल्लू को, रवि ने कहा। कहाँ है वो? सिद्धार्थ ने रवि से सवाल किया और उसके जवाब में रवि ने जो कहा था उसने सिद्धार्थ को अंदर तक हिला दिया था। आखिर क्या कहा था रवि ने सिद्धार्थ से, और क्या है उस निशान का सच जो बना हुआ है अधूता के गायब होने के बाद? और क्या अब अमन लगा लेगा सिद्धार्थ के बारे में पता? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट